न्यूमेरिकल। हमने बोला था कि अब हम शाम को न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे। तो हमारे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमने पहले किया था, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद सम ऑफ द easy as well as with the difficult आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या आ जाता है, अ स्मॉल प्लेन रिफ्लेक्टिंग परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो क्या होगा, ये हम सीख चुके हैं कि अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर क्या होगा लाइट के साथ, और अगर वो परफेक्टली एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, और अगर वो पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा तो टीचर आपको कोई वैल्यू देगा 25%, 30%, 20%, और उसको आप कैसे यूज करोगे टू फाइंड द रेडिएशन फोर्स, टू फाइंड द रेडिएशन प्रेशर, और वो एंगल पे अगर लाइट को गिराएगा तो कैसे फोर्स निकालोगे, तो कैसे रेडिएशन प्रेशर निकालोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है, we have a small reflecting mirror, a perfectly reflecting mirror है। We have a small reflecting mirror, मेरे पास ये एक reflecting mirror है of area कैपिटल ए, और इसका एरिया आपके पास ए के बराबर है एंड मास एम, और इसका मास मेरे पास एम है, और दिस इज हैंगिंग, और ये हमारे पास यहाँ पर हैंग कर, and this is a hanging with the help of string, with the help of the string of length L, of the length आपके पास L, और ये string no doubt ideal string, आइडियल स्ट्रिंग जिसके पास मास नहीं होता है, और आइडियल स्ट्रिंग जो एक ही मटेरियल का बना होता है और जिसमें टेंशन थ्रू आउट सेम रहती है। The light of intensity, जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी हमारे पास किसके बराबर है, I is incident normally। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, it is incident normally, क्योंकि अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट नहीं होता, तो फिर हम एक इसका कंपोनेंट लेते। कैसे लेते कंपोनेंट, वो हम सुबह की क्लास में सीख चुके हैं कि कंपोनेंट कौन सा लेना है, साइन का लेना है, कॉस का लेना है, कौन सा कंपोनेंट छोड़ देना है, और कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। द लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट नॉर्मली आपके पास ऑन इट, फाइंड द angle made by the string with the vertical, यानी कि ये वर्टिकल के साथ हमारे पास कितना एंगल बनाएगी सॉल्यूशन। तो हमारे पास इसका जो डायग्राम है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास यहाँ पर एक सीलिंग है, और इस सीलिंग के साथ हमारे पास एक स्ट्रिंग को जोड़ा गया, और स्ट्रिंग फर्दर जाकर किसी मिरर के साथ जुड़ गया, और मिरर हमारे पास यहाँ पर है, और मिरर का वेट मेरे पास mg है, और इसके ऊपर नॉर्मली लाइट को गिराया गया, और ये मेरे पास एंगल जो आपके पास गिवन है वर्टिकल के साथ, ये थीटा एंगल है, देन दिस विल बी द एंगल थीटा, और हमारे पास जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई के बराबर है। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्ट्राइक की, ये मिरर साइड पे गया, आपको लगता होगा ये बकवास चीज है, लगता है बिल्कुल सही चीज है, लेकिन रेडिएशन की फोर्स काम करती है, डज वर्क। ये रेडिएशन की फोर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको एनएलएम यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और वेव ऑप्टिक्स प्लस बच्चा आपको यहाँ पर जो पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन है, तीनों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और हमारे पास यहाँ पर ये टेंशन टी और ये मेरे पास टेंशन टी, और हमारे पास अब ये रेडिएशन क्योंकि प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास आएगा 2IA/c। लेकिन क्या यही फॉर्मूला होता है, आंसर है नहीं। ये फॉर्मूला वन ऑफ द केस का है जब लाइट नॉर्मली गिरती है। अगर लाइट नॉर्मली ना गिरे सर तो
तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल आ जाता है सर। चेंज होगा। अगर ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। अगर ये पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाएगी फिर आंसर चेंज हो जाएगा। सर अगर ये कैसे चलेगी क्या सारी चीजों पे डिपेंड करता है? भैया रट्टा नहीं मारना है ना, रट्टा मारना है तो बच्चा हम बाकी बच्चों की कैटेगरी में आ जाएंगे। 10 में से 9 बच्चे बोलेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, और बाकी एक बच्चा बोलेगा हाँ हो सकता है सॉल्व। और उसके अंदर भी फिर उसमें भी कैटेगरी आ जाएगी। अगर मैं एंगल पे यहाँ पर एक एंगल पे लाइट गिराऊंगा फिर काफी बच्चे बोलेंगे अब हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई 2IA/C। आई इंटेंसिटी, 2 का फैक्टर क्यों है? क्योंकि प्योरली रिफ्लेक्टिंग है। C स्पीड ऑफ लाइट, और A एरिया। किसका एरिया हमारे पास? इस मिरर का एरिया। तो हमारे पास यहां पर अब क्या रह गया? अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। मेरे पास यहां पर ऊपर क्या आता है? T cos थीटा। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा आपके लिए? T sin थीटा। तो T sin थीटा रेडिएशन फोर्स के बराबर है, रेडिएशन फोर्स के बराबर है। और इस वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा? T sin थीटा इज इक्वल टू 2IA/C। T cos थीटा इज इक्वल टू, ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर। देयरफॉर द टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा 2IA/C इंटू आपके पास mg। क्योंकि जब तक मुझे रेडिएशन फोर्स के बारे में पता नहीं होगा मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को छू भी नहीं सकता। क्योंकि मैं कैसे बोलूंगा कि यहां से जो फोटोन जा रहे हैं वहां से इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कर रहे हैं, जब तक मुझे इस फोर्स के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। ये वन ऑफ द क्वेश्चन है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। और जिन बच्चों ने प्रज्वल इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने दोपहर को देखा था। एक एंगल पे लाइट, हटा के स्लांटिंग में लगा दूं। आपको पता है बच्चे तो बहुत सारी चीजें, और वो डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो शायद ये पूरी क्लास 1 घंटा उन्हीं सारे केसेस में निकल जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। बोल बच्चे प्रज्वल। ये एंगल ऑफ द स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ, मतलब जो नॉर्मल हमने बनाया है उस रूप में, वो वाली ये की वाला बात। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ठीक ये है, वर्टिकल ये वाला, ठीक है। ये नॉर्मल। क्लियर होगी बात? ठीक है सर। ठीक है। तो यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। प्योरली रिफ्लेक्टिंग होगी क्या नहीं होगी ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? तो पहले वाला भी आसान बच्चे हमारे पास। सो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज अब अभी हम फोटोन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। फोटोन, रेडिएशन फोर्स, रेडिएशन प्रेशर, इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आपके पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट, मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी है बच्चे। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, ऑफ द फोटोन। एक फोटोन की मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। whose energy is, उसकी एनर्जी कितने के बराबर है? whose energy is, जिसकी एनर्जी हमारे पास है 3 × 10⁻⁻19 जूल। ये हमारे पास है। अब देखने को ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं मानता हूं, लेकिन सही टाइम पर अगर फॉर्मूला याद ना आए तो बेटा बड़ी से बड़ी चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाती है। तो एनर्जी 3 × 10⁻⁻19 H प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी। सो 1/2.2 into 10⁻⁻19 plus of 34 is equal to the frequency. तो ये मेरे पास आएगा 10 divided by 22 into 10⁻34 minus 19, 34 minus of 19, 34 minus of 19 कितने के बराबर आ जाएगा? 34 minus of 19, जल्दी बोलो कितने के बराबर आ जाएगा? This will be equal to 15. So this will be equal to 15 and this will be frequency. आप इसको कैंसिल करके 5 और 11, और आप इसको फर्दर अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.4 के आसपास, क्योंकि 0.4 क्योंकि 44 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, तो 0. आपके पास 45 into 10⁻15 हर्ट्ज की हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो ये हमारे पास इससे रिलेटेड आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको और चेंज करना है, हम और चेंज कर सकते हैं। बताओ कैसे चेंज कर दोगे? आप यहां पर पॉइंट को
आगे ले जाइए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4.5 10⁻15 आपके पास। और बच्चे क्योंकि हम आगे एक लेके गए हैं तो हमको यूज क्या करना पड़ेगा बच्चे, 10 यूज करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो 10 की पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 की पावर 16 हर्ट्ज। तो ये भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। अब टीचर बोलता है फाइंड मोमेंटम इन द अबव केस आल्सो, फाइंड द मोमेंटम इन द अबव केस, फाइंड द मोमेंटम इन द अबव केस। अब बताओ मोमेंटम कैसे निकालोगे, मोमेंटम कैसे निकालोगे, मेरे को तो एनर्जी पता है। तो हमारे पास यहां पर E इज इक्वल टू क्या बताया था, PC बताया था दोपहर कि कभी भी फोटोन की एनर्जी गिवन है तो मोमेंटम से क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू PC। तो E आपके पास कितना है 3 इंटू 10⁻⁻19, P मोमेंटम है एंड स्पीड 3 इंटू 10⁸ कैंसिल हो जाएगा। सो P विल बी इक्वल टू 10⁻⁻19 या -19 और नीचे से ऊपर जाकर -8 तो 10⁻⁻27 kg/मीटर/सेकंड। और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। इसको आप केमिस्ट्री में भी एक बार कर चुके होते हो और वहां से करने के बाद जब यहाँ आते हो तो फिजिक्स वाले टीचर की एक एक्सपेक्टेशन लेवल होती है भाई कि जो बच्चा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है वो केमिस्ट्री में इसको पढ़ के आ रहा है। और नहीं तो फिर वहां पर बोला जाता कि भैया अब आपने 2 जगहों पर भी इस पे मेहनत करनी है, यहां पर भी करो केमिस्ट्री में भी करो, क्योंकि पूछा तो दोनों जगहों पर जाएगा, दोनों जगहों पर पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? पहला डाउट, एनर्जी ऑफ फोटोन h म्यू होता है और मोमेंटम ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू P इंटू C के बराबर हो जाता है। क्लियर? आगे चले, प्रज्वल आगे चले, अर्पिता आगे चले, लोकेश ठीक है, मृणाल ठीक है, ये वाली चीज चले आगे की तरफ। क्लियर है? कोई डाउट है तो आगे चले, चले आगे की तरफ, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चे, है ना। चलो सो अब हमारे पास यहां पर जी लोकेश बोलो, बोलो लोकेश, बोलो लोकेश। कैलकुलेट दे, लोकेश मैं पूछ रहा हूं बेटा आपको, शायद आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही या मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है। तो कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैलकुलेट द एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लोकेश मैं आपसे पूछ ही रहा हूं बेटा कि मेरे को लगता है कि आपका माइक वगैरह का कोई दिक्कत है वहां पर शायद, तो आप पूछ सकते हो बच्चे मुझसे, बोलो शाबाश लोकेश। में भी वहां पर माइक की कोई दिक्कत हो। सो लोकेट यहाँ पर कैलकुलेट द एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द आपके पास फोटोन, फॉर द फोटोन विद वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ आपके पास कितने के बराबर है, विद द वेवलेंथ ऑफ 4950, विद द वेवलेंथ ऑफ 4950 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे पास है। तो मेरे पास इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालनी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तरीका होता है। इसको याद रखना हमेशा, इसको याद रखना हमेशा। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय Hc बाय लैम्डा। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना है, अगेन डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। सो एनर्जी मेरे पास 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -34। यहाँ पे 10 की पावर 8 C से आ रही है और -34 H से आ रही है लैम्डा। तो 4950 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो मेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये हमारे पास यहां से यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 66 इंटू 3 तो 8 और कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18, 198 करीबन 200 के आसपास ये बच्चे हमारे पास ये आ जाएगा। सो मेरे पास एनर्जी विल बी इक्वल टू 198 इंटू 10⁸ -34, ये -10 है ऊपर जाकर +10, ये -19 है ऊपर जाकर
प्लस ऑफ 19 आ जाएगा। और नीचे नीचे मेरे पास आ जाएगा 4950 इंटू आपके पास 16 इंटू हमारे पास यहाँ पर 16। एक और बात करके देखो, 16 इंटू आपके पास 16 इंटू 4 कुछ बनती है बात आपके पास। 16 इंटू 4 कुछ बात बन पाएगी आपके पास? 4 नहीं, 16 इंटू 8 करके देखो तो ये हमारे पास कुछ बन पाता है? तो 8 और 12 नहीं, 128 यहाँ पर भी नहीं जा पाएगा। चलो सो अगर हम इसको कैलकुलेट करने आते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 198 और 4950 इंटू 16, तो 495 और 16 तो 0 और 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 54 और 3, तो 54 और 3 बच्चे 7 और ये 5 और 24 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 5 तो 29 और 495 तो 0 12 1, तो ये हमारे पास 19 और 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 1 7 7920। तो मेरे पास 198 डिवाइडेड बाई 7920 इंटू 10 रेज़ टू पावर, तो ये मेरे पास ऊपर आ जाएगा 29, तो 8 माइनस 34 प्लस ऑफ 29, तो 30 31 32 33 34 5, तो हमारे पास 5 और 8, तो हमारे पास ये आ जाएगा -5 और 8, तो 198 डिवाइडेड बाई 7920 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपके पास? 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, एक 0 और कैंसिल हो जाएगा, 198 792 इंटू आपके पास यहाँ पे 10 और आपके पास यहाँ पर बच रहा था 3, तो 100 आ जाएगा। बोल बच्चे, बोल शाबाश, बोल बेटा। 0.0025 मतलब कि करीबन, मतलब कि आपने निकाल लिया इसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली, हाँ है ना? हाँ जी सर। ठीक ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 0 पॉइंट आपके पास 0 आगे क्या बच्चे? बोलो शाबाश। 0.0025 0.0025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है पर कैलकुलेशन बहुत मारेगी आप। सर मैंने यहाँ 10 पर वाले हाँ 10 वाले बाकी पहला काम यही है। देखो प्रज्वल, बात तो ये है कि आपकी टेक्निक क्या, आपकी टेक्निक कॉमन भी हो सकती है और आपकी टेक्निक एक्सेप्शनल भी हो सकती है। आपकी टेक्निक आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। एक नॉर्मल सोच का बच्चा अपनी टेक्निक से टॉपर से आगे निकल जा सकता है। टॉपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर में आकर जो है सही क्वेश्चन को गलत भी कर सकता है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे चले। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर किया कि नहीं किया आपने? वही बता रहा हूँ। अच्छा वही बता रहे थे, मैं वही पूछने वाला था। मैं बोला 100 से मल्टीप्लाई किया भी कि नहीं किया, पता लगे कि उसका पंगा पड़ गया। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 तो 2 0 चले जाएंगे आपके पास, 2 0 बच जाएंगे। तो अगर 2 0 बच जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चा हमारे पास? 0.25। हाँ जी सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। इतनी हेल्प कर दी वही बड़ी है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। फोटोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल फोटोन पे आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आएगा। दो जगहों पर न्यूमेरिकल आएगा, एक फोटोन पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ग्राफ आएंगे, और बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर बिल्कुल छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर पढ़ने लायक बहुत कम चीजें है, तो इसमें से टीचर मैक्सिमम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, मार्क माय वर्ड्स। तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना, आसान भी मुश्किल भी सारे क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके पास क्या आ जाती है? सो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? फोकस करना। हाइड्रोजन एटम हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? वी हैव द हाइड्रोजन एटम। मेरे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है। We have the hydrogen atom traveling with certain speed, traveling with certain speed, यह हमारे पास एक certain speed से travel कर रहा है। With the v certain speed v meter per second collides, यह हमारे पास collide कर जाता है, collides with the photon of wavelength, फोटोन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर। ये बच्चा हमारे पास है, एंड बोथ ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बोथ ट्रेवलिंग
in opposite direction, both traveling in the opposite direction. ये दोनों के दोनों opposite direction के अंदर हमारे पास क्या कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे आपके पास। अब बच्चा हमारे पास एंड इट कम्स टू रेस्ट, और ये इसके बाद रेस्ट पे आ जाता है, एंड कम्स टू द रेस्ट। इसके बाद ये हमारे पास किसके ऊपर आ जाता है, रेस्ट के ऊपर आ जाता है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन। तो स्पीड ऑफ अ हाइड्रोजन एटम हमने निकालनी है और एज्यूम करना है। और क्या अजम्पशन है, एज्यूम द फोटोन, जो हमारे पास फोटोन है, is absorbed by the हाइड्रोजन एटम। यह हाइड्रोजन एटम पूरे के पूरे फोटोन के एनर्जी को क्या कर गया, एब्जॉर्ब कर गया। ये फोटोन के एनर्जी को हमारे पास यहाँ पर क्या कर गया बच्चा, आपके पास एब्जॉर्ब कर गया आपके पास। अब हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास टीचर यहाँ पर एक बात यूज कर रहा है, और वो हमारे पास है यहाँ पर कि दोनों के बीच में कोलिजन हुई है। कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं होती है, एटॉमिक लेवल पे क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स। और हमारे पास यहाँ पर हो क्या रहा है, दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द कोलिजन। तो हमारे पास कोलिजन के अंदर आपके पास दो चीजें होती है। मेरे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम था और ये आपके पास v स्पीड से कहीं पर चल रहा था। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोटोन आया, वो फोटोन जिसकी वेवलेंथ गिवन है, तो मोमेंटम किसके बराबर है, h/λ। इस मास ऑफ द हाइड्रोजन, अब बताओ कि हाइड्रोजन के मोमेंटम को आप क्या लोगे, पॉजिटिव, और इसके मोमेंटम को आप क्या लोगे, नेगेटिव। और वो बोल रहा है कि फाइनली ये सिस्टम रेस्ट पे आ जाता है। इसके बाद ये फोटोन जाकर हमारे पास इससे टकराता है, और टकराने के बाद फाइनली हाइड्रोजन एटम आपके पास रेस्ट पे आ जाता है। और रेस्ट पे आने के बाद आप बोलते हो कि भाई फोटोन कहाँ चला गया, तो बोले उसने एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब पहले सिस्टम के अंदर आपके हाइड्रोजन के पास मोमेंटम था, बिल्कुल मोमेंटम था, और फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, ये जीरो हो गया, क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया। पर क्या मोमेंटम किसी भी सिस्टम का अपने आप को चेंज कर सकता है, तो आप बोलोगे नहीं, जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगी। यहां से बाहर से कोई फोर्स लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आपके हाइड्रोजन और आपका फोटोन, इन दोनों का मोमेंटम आपके पास इक्वल और ऑपोजिट है टेक्निकली, और शुरुआती दौर के ऊपर भी इन दोनों का नेट मोमेंटम जीरो था। तो ये टकराए, और टकराने के बाद नेट मोमेंटम दोबारा से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल। अगर मैं आपको बोलूं कि एक आप समुद्र के बीच पे गए और वहां पर आपने गड्ढा खोदा, मिट्टी निकाली, दोबारा मिट्टी भर दी, क्या हुआ, अब लोग कुछ भी नहीं। यहां पर जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो पॉजिटिव मोमेंटम गेन कर, और फोटोन ऑपोजिट गेन कर रहा है। दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। दोनों के मोमेंटम ऐड तो होंगे, लेकिन मोमेंटम कैसे ऐड होते हैं, डायरेक्ट ऐड होते हैं कि वेक्टर एडिशन होती है, डायरेक्ट ऐड होते हैं कि वेक्टर एडिशन होती है। तो आप बोलोगे सर वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स का सम कब जीरो होता है, दो वेक्टर्स का सम कब जीरो होता है, नंबर 1 इक्वल मैग्नीट्यूड, नंबर 2 ऑपोजिट डायरेक्शन। तो केस तो पता लग गया। इसका मतलब ये आपके पास कब हो सकता है, तो आप बोलोगे दिस कैन बी पॉसिबल इफ, अगर हमारे पास, ये कब पॉसिबल है बच्चा, हमारे पास जब हमारे पास इन दोनों का मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट हो जाए, इक्वल और ऑपोजिट हो जाए। सो इफ, अगर मेरे पास मोमेंटम ऑफ द हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फोटोन के बराबर हो जाएगा, ये इक्वल और ऑपोजिट है, तो हमारे पास डेफिनेटली बच्चे के आपके पास इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल स्टेट है, वो रेस्ट पे आ जाएगी। सो देयरफॉर नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, द मास ऑफ द हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v प्लस ऑफ आपके पास यहां पर मोमेंटम, तो आपके पास प्लस ऑफ माइनस h बाय लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाना चाहिए, जीरो, क्योंकि फाइनल मोमेंटम जीरो। इसको नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि इसका मोमेंटम नेगेटिव था। इसको पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि इसका मोमेंटम पॉजिटिव था। इसको जीरो क्यों लिया,
क्योंकि फाइनल 0 है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्लासिकल एग्जांपल। अब वही बच्चा यहां पर आगे जा पाएगा जिसका एनएलएम स्ट्रांग है, जिसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्ट्रांग है। जिसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है, +1 स्ट्रांग नहीं है, वो ये क्वेश्चन पे अटक जाएगा। वो बोलेगा यार मुश्किल क्वेश्चन करवा दिया। मुश्किल नहीं करवाया, टेक्निकल क्वेश्चन करवाया। अब आगे चलते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू VH कितना आ गया? 6.6 इंटू 10⁻34। दिस इज डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितने के बराबर है? 200 नैनोमीटर। तो 200 नैनो का मतलब 10 की पावर -9। तो V इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 की पावर -9, और यहां पर डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर -27। होगी बात। अब बताओ कि इसकी वेलोसिटी किसके बराबर है? तो थोड़ी कैलकुलेशन है जो मैंने कैलकुलेशन की है बच्चे, आप भी उस कैलकुलेशन को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। जो मैंने कैलकुलेशन इसमें की हुई है ताकि हमारा टाइम बच जाए, ये अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ रही है। पर फिर भी एक बारी बच्चे हम इसको घर पे बैठ के आप कर लीजिएगा। वैसे तो कंफर्म है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से की हुई है, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली एक बारी कर लीजिए कि 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, 1.9 के आसपास आ रही है। 2 बोल पॉइंट बोल बोल समथिंग, बोल 2 बोल पॉइंट समथिंग है। हाँ, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास, ठीक है, क्योंकि इंटीजर टाइप में था। ठीक है, क्लियर है? 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। ठीक है सर, हाँ जी। कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगेन यहां पर मैंने आपको +1 का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सॉल्व करके बताया। एक मुश्किल क्वेश्चन ली, फिर एक इजी लिया, एक थोड़ा मुश्किल लिया। तो अब हम यहां पर क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा इजी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वी हैव, अब ये क्वेश्चन CBSE 2014 में साथ में लिख भी देता हूं, इस साल में पूछा गया था। भाई दोनों, हमको दोनों हिसाब से चलना है, हमको CBSE भी देखनी है। तो मेरे पास लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। एंड द पावर, और जो पावर है बच्चा हमारे पास, द पावर इज गिवन बाय 2 इंटू 10⁻³ वॉट आपके पास आएगा। एस्टिमेट दी नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स। क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने दोपहर को करवाया था? क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें प्रज्वल ने बोला था सर मिली है कि मेगा है? करवाया था? करवाया था, हाँ या ना? प्रज्वल को याद आ जाएगा, सर मिली है कि मेगा है? तो मैंने बोला था मिली नहीं है, नहीं सॉरी, मेगा नहीं है, मिली है। सेम चीज आ गई। अब कैसे किया था याद करो। तो नंबर ऑफ फोटोन्स ये बच्चे 1 सेकेंड आते हैं, याद रखना, ये पर सेकेंड ही पूछा जाता है। इसका एक और नाम है फोटोन फ्लक्स। फोटोन का फ्लक्स पूछा जा सकता है भाई, याद रखिएगा। अब बताओ कैसे करोगे। हमने क्या तरीका ढूंढा था कि जो आपके पावर आपके पास है, देखो इंटेंसिटी से बात चली थी और हमको पता लगा था जी पावर होती है, पावर आपके पास होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और हमारे पास है N इंटू H इंटू म्यू अपॉन टाइम T आ जाता है। पावर 2 इंटू 10⁻³ N आ गया। अच्छा यहां पर पता है कौन ज्यादा प्रॉब्लम डालता है? ये H। अगर ये 6 ले लो ना तो बड़ा मजा आता है, फिर क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। 6.6 और 10 की पावर माइनस ऑफ आपके पास कितना है 34। फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 आपने 1 सेकंड पे निकालना। और सर अगर 1 घंटे में निकालना हो तो कैसे करोगे? 1 घंटे में निकालना होगा तो कैसे करोगे? नीचे वो टाइम डाल, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? नीचे हम टाइम डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा उतने टाइम का। तो अब बताओ कि n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 इंटू 10⁻³ देखते हैं। एंड 6.6 इंटू 10 की पावर, मैं इसको जरा कर ही देता हूं बच्चे, -34 प्लस ऑफ 14 आसान है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं, -20 और साथ में 6 का 6 आ गया, ये कैंसिल होके मेरे पास 3 आ जाएगा।
अब n इज इक्वल टू मेरे पास 18 और ये बच्चे आपके पास नीचे कितना आएगा 1/19.8 और यहाँ पर 10 के पावर -20 प्लस 20 तो ऊपर कितना चला जाएगा 10 के पावर 17। अच्छा एक काम करते हैं बच्चे, ऊपर मैं 1000 बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, 1000 बाहर निकाल लेता हूँ, नहीं तो 1000 छोड़ नीचे वाला अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास आएगा ना, क्या लगता है? नीचे वाला 19.8 है तो अप्रोक्सीमेटली 20, तो 20 कितना होता है 100, तो इसका मतलब ऊपर वाला 2 के आसपास वाले फैक्टर पे जाएगा। अगर मैं 100 निकाल लेता हूं तो यहाँ पे 10 के पावर 15 नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे बच्चे, जरा चेक कर लो एक बार। तो अब अगर मैं 19.8 देखूं, जरा 19.8 इंटू 2 देखो बच्चे कितने, तो कितने के आसपास आया था 2 तो 16 और 1 19 और आपके पास यहाँ पर 1, तो आपके पास 3 पॉइंट आपके पास 96, आपके पास 16 एक का आपके पास 18 1 19 1 3 20 5 बच्चे 100 होता है, 20 5 100 होता है, तो ये 3 पॉइंट मतलब कि वही जा रहा है बच्चा हमारे पास। अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है तो 39 पॉइंट आपके पास 6 के आसपास पे जा रहा है, मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग के ऊपर ही जाएगा बच्चा हमारे पास ये ना। एक बार बच्चे कैलकुलेटर करके देखना, मेरे को लगता है कि इतने के आसपास ये आंसर आना चाहिए इसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली। वैसे 5 ले सकते हो अगर हम थोड़ी सी हेरा फेरी करें, तो गोलमाल करें। 5.05 आ रहा है। 5 पॉइंट कितना आ रहा है बच्चे, बोल शाबाश। 05 5.05, चल 05 को चल साइड में कर देते हैं, चल शाबाश। तो ये फोटॉन्स निकल रहे हैं, इसको फ्लोटोन फ्लक्स डेंसिटी भी फोटोन फ्लक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सीबीएसई में क्वेश्चन आ रखा है, ये याद कर लेना। और मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स को ढंग से कर लोगे, जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताता जा रहा हूँ वही करते जाना, उसके अलावा कुछ मत करना, बेड़ा पार हो जाएगा, बिल्कुल बेड़ा पार होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें पहला हिस्सा आज हो गया, दूसरा हिस्सा नेक्स्ट और फिर तीसरा हिस्सा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है। ये 3 हिस्सों में चैप्टर चलता है, 3 हिस्सों के अंदर। तो हम कोशिश तो अब यही है बच्चे कि एक दिन थ्योरी लगा के किसी ना किसी तरीके से टाइम अगर निकलता है कहीं से, तो आपको जैसे आज हमने सुबह पहले थ्योरी कर ली, ये न्यूमेरिकल कर लिए, ऐसे बच्चे नेक्स्ट के अंदर भी पहले थ्योरी कर लेंगे, अगले दिन कोशिश करेंगे ग्राफ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करके बिल्कुल सेट, मतलब कि इसको ऐसा सेट करना है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप स्ट्राइक कर सको कि ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है कि मेरे पास अब इसी क्वेश्चन को आप किसी और तरीके से देखते हैं बच्चा हमारे पास। अब आपके पास क्या है, द लैम्डा ऑफ द लाइट इज 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर आ गया, और मेरे पास पावर कितने के बराबर है, पावर ऑफ दिस सोर्स इज 25 वॉट आ जाएगा। अब देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 5 सेकंड कौन निकालेगा, नंबर ऑफ द फोटॉन्स इन 5 सेकंड, इन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर बताओ कि फोटॉन्स के कितने नंबर निकलेंगे, फोटॉन्स के मेरे पास कितने नंबर निकलेंगे, किसके अंदर बच्चे 5 सेकंड के अंदर, कैसे निकालोगे। टीचर ने क्वेश्चन के अंदर आपको पावर दी, पावर इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन टी, और पावर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इनटू टी, पावर इज इक्वल टू 25 एच 6.6 इंटू 10 की पावर -34, बोल बेटा बोल शाबाश, 3 इंटू 10 के पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 500 नैनोमीटर, 10 की पावर -t, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 5। लगी बात पता है, एन बोल शाबाश बोल सर, बोल। एन नहीं डाला आपने। एन डाल लेते लड़के, बिल्कुल तू सही बोल रहा है सर जी, आप भावनाओं में बह गए, एन तो पीछे छोड़ा गया, ठीक है, लड़ा पीछे रह गया, बारात आगे चल गई, हाँ है ना जिदा लड़ा तो पीछे रह गया तो हमारे पास यहाँ पर एन यहाँ पे रह गया, सही कहा लड़के, बिल्कुल सही, एन तो आना चाहिए सर, उसके बगैर आपने सर बारात निकाल दी उसकी, जिसके निकाली तो बेचारे को वहीं पीछे छोड़ दिया, इमोशनल हो गए सर आप। तो अब देखो 5 कितना होता है, 25 कितना होता है 625, तो 625 2 0 ये लगा ले, 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -7,
पता लग रहा है तो बताओ, बोझ लग रहा है तो भी बताओ। तो डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, दिस इज इक्वल टू n। ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? n के बराबर। नीचे मेरे पास -34 और 8 26, -26 ऊपर जाके कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास? +26। 26 में से 7 निकाल दो, 26 में से 7 निकाल दो तो कितना आता है? 19। तो एक चीज तो पता है कि 625 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 3 और ऊपर 10 की पावर मैंने कितना बोला? 19। एक बार कंफर्म भी कर सर लेना। 20 ले लो आप, पॉइंट पे हट जाएगा। बड़ा तू खतरनाक आदमी है आज। चलो कोई बात नहीं। 625 इंटू 10 की पावर 20 और नीचे 198। अब तू सॉल्व कर, अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा, जल्दी सॉल्व कर। 625 डिवाइड बाय 198, जल्दी कर, बोल। शाबाश शाबाश। जरा कैलकुलेट कर इसके अंदर से। 625 देख 4 पे जाएगा, 4 3 3 पे, पॉइंट 3 पे जा रहा है, 3.15। हाँ जी, 3 पे जा रहा है। 3.15। हाँ कितना आपके पास? 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 3 पॉइंट कितना आ रहा है? 15। 3.15 पक्का? हाँ जी, इंटू 10 रेज टू पावर 20। आपके पास कितने नंबर ऑफ फोटोन्स? 5 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन मुश्किल है? बिल्कुल नहीं सर, टिका के क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल टिका कर क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन टिका कर करोगे, बाकी बच्चों से अपने आप आगे निकल जाओगे। बाकी बच्चे जो है बच्चे वो आपके पास बोलेंगे ये क्वेश्चन हुआ कैसे। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे, क्योंकि आपने इन क्वेश्चनों को क्लास में सॉल्व किया। जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होते हैं उनका कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा हम इसके अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? अब यहां पर क्वेश्चन को तीसरे तरीके से पूछा गया। यहां पर मेरे पास पावर दे दी 1 किलोवाट, 1 किलोवाट दे दिया, और मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट सेकेंड n/t, n/t, n डिवाइडेड बाई t दे दिया बच्चे। और ये है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 22, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 22 फोटोन्स पर सेकेंड। Then what should be the frequency of the light emitted? Frequency of light emitted निकालनी। बताओ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बताओ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। कैसे करोगे? हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि पावर इज इक्वल टू NH इंटू F अपॉन T। तो मेरे पास यहां पर F इज इक्वल टू PT अपॉन, मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? PT अपॉन आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? N इंटू आपके पास यहां पर H आ जाएगा, n/t नीचे आ जाएगा। P मेरे पास है आपके पास 1 किलोवाट, T n/t है। नीचे मेरे पास n/t 6 इंटू 10 रेज टू पावर 22। मेरे को पता क्या लग रहा है कि अगर हम 6.6 भी ले, 6.6 की जगह 6 भी ले लें या 6.5 भी ले लें तब भी हमारा फायदा हो जाएगा, है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं। 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34। तो ये हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा जी, 34 में से 22 निकाल दिए तो हमारे पास कितना बच जाएगा बच्चे? 22 है तो 2, और आपके पास यहाँ पर माइनस ऑफ, आपके पास यहाँ पर बच जाएगा 2, 12, आपके पास यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1000 इंटू 10 रेज टू पावर 12 ऊपर आ जाएगा। अब तू बोलेगा सर एक 0 और ले लो, तो 6.6, तो हमारे पास यहाँ पर 10 की पावर 12 और 13 14 15, तो ये 16 आ जाएगा। और 6 इंटू 66, तो 10 की पावर 16 अपॉन, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 6 और 3 तो 396। भाई 400 हो जाता तो काम ही हो जाता, क्योंकि 400 से आपके पास 4 25 कितना होता है? 1000 होता है। तो आपका आंसर बच्चे बड़े आराम से 25 पे आ जाना था। आंसर भी 2.5 समथिंग ही आएगा बच्चे, आपने तो कैलकुलेट करके देखो। अच्छा इसको ऐसा करते हैं, इसमें से 1000 निकाल लेते हैं यार। 1000 से काम हो जाएगा कि 500 से? 396 2, 396 2 कितना होता है बच्चे हमारे पास? जरा देखना, 12 1 18 1 19 और आपके पास 6 और 7, 1000 ले लेते हैं। 1000 बाहर निकाल लेते हैं और 10 की पावर 13 और 396 जरा डिवाइड करना बच्चे। 396 मेरे को लगता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा। जरा देखो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो
2 पॉइंट के ऊपर ही आएगा यार। 400 पे आपके पास इसमें आ जाना था करीबन 400 होता तो 2.5 कितना 2 पॉइंट आ रहा है 2.5 हाँ जी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, चल अप्रोक्सीमेटली तो 2.5 ही आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज के बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी। काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, काम खत्म। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन अब टिकाकर क्वेश्चन, मतलब कि ये आपने देख लिया 5-6 क्वेश्चन देखे, इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है मुझे इस तरीके से स्ट्राइक करना। अब मेरे पास क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है, अब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, एक मेरे पास परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, वी हैव गॉट अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, perfectly reflecting sphere of radius small r, of the radius small r, इसका रेडियस मेरे पास स्मॉल r है। This is kept in the path of parallel beam, path of parallel beam, इसको parallel beam के path के ऊपर रख दिया गया। It is kept in the path of the parallel beam of large aperture, of the large aperture, इसको लार्ज एपर्चर के पैरेलल बीम के ऊपर रख दिया गया बच्चा हमारे पास। इफ अगर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज I, if the intensity of the light is I, if the intensity of the light is I, find force exerted, find the force exerted, मुझे यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड निकालनी है बच्चा आपके पास by the beam on the sphere, by the beam on the sphere, by the beam on the sphere। तो अब क्वेश्चन को समझो, मेरे पास यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग स्फीयर को उठाया गया, तो चलो पहले एक रिफ्लेक्टिंग स्फीयर हम बना लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग आपके पास यहाँ पर सरफेस, 2 मिनट हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को ड्रॉ कर ले। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से यह आपका एक रिफ्लेक्टिंग आपके पास स्फीयर है, तो ये एक रिफ्लेक्टिंग स्फीयर आ गया। चलिए, तो मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग स्फीयर आ गया और गिवन है इसका रेडियस मेरे पास r के बराबर है। तो चलिए जी, इसका रेडियस सेंटर O है और रेडियस मेरे पास r के बराबर है, तो सेंटर O रेडियस r के बराबर है। और मेरे पास क्या आ गया कि इसके ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर टकरा रही है, मतलब कि इसके ऊपर गिवन है कि ये टकरा रही है और टकराकर बच्चा हमारे पास प्योरली रिफ्लेक्ट हो रही है, और मतलब कि हर जगह पे टकरा रही है इसका मतलब। तो मेरे पास यहाँ पर पैरेलल बीम है जो कि आपके पास यहाँ पर आ रही है, और पैरेलल बीम का एपर्चर बहुत बड़ा है, यानी कि ये मत सोचिए कि पैरेलल बीम जो है वो छोटे मोटे हिस्से से टकरा कर जा रही है, वो पूरे के पूरे इस स्फीयर से टकराकर आपके पास कहां पर जा रही है, टकराकर साइड पे जा रही है। तो हमको अब यहाँ पर क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे पास यहाँ पर इसका पर्टिकुलर फोर्स कितनी एग्जर्ट होगी। अब अगर तो ये प्लेन सरफेस होती, और नॉर्मली टकराती, फिर क्या आंसर होना था, हमारे पास आंसर होना था कि यहाँ पर मेरे पास फोर्स आ जाती 2 into I into A डिवाइडेड बाई C, यही होता। अगर ये मेरे पास कर्व नहीं होता, बिल्कुल सीधा होता। दोपहर वाले बच्चों, दोपहर में मैंने क्या करवाया था, यहाँ पर अगर मेरे पास ये बिल्कुल सीधा होता और ये लाइट आपके पास आती तो टकराकर कैसे जाती, वापस चली जाती, हाँ या ना बच्चे, बिल्कुल जाती ना वापस, सीधी जैसे आई वैसे गई। तो वहां पर 2IA into C है। लेकिन अब अगर यहाँ पर कोई भी लाइट जब टकराएगी तो एक ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात मानते हो, यस और नो? बात मानते हो, यस और नो? बात मानते हो? अगर यहाँ पर ये एक मिरर है तो इसका नॉर्मल कहां पर होगा, जल्दी बताओ बच्चे, ये नॉर्मल यहाँ पर है। अगर एक पैरेलल बीम की लाइट ऐसे आती है, ध्यान से समझो, तो इसका इंसिडेंस एंगल कितने के बराबर है, जल्दी बताओ, इंसिडेंस एंगल किसके बराबर है, बताओ इसका इंसिडेंस एंगल, इसका इंसिडेंस एंगल किसके बराबर है, जल्दी बताओ, इसका इंसिडेंस एंगल कितने के बराबर है, बोलो भाई कितना है इसका बेटा, मृणाल कितना है बच्चे, मृणाल यहाँ पर कितना है, ये नॉर्मल है मिरर का,
और ये बच्चा आपके सर पास 90 बेटा ये नॉर्मल है, 0 0 डिग्री नॉर्मल के साथ जा रही है वो लाइट, नॉर्मल के लाइट जा रही है बच्चे, नॉर्मल के साथ जा रही है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यस सर है ना। मेरी बात समझे, तो आप फंसना नहीं है इसके अंदर से। बहरहाल आप बच्चे क्लास के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, मेरी आपके पेरेंट्स के साथ बात होती है और वो यही कह रहे हैं कि क्या मृणाल में कोई इंप्रूवमेंट है। मैं बोलता हूँ कि भाई देखिए, जब तक मृणाल क्लास में नहीं बोलेगा मेरे लिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं, मृणाल मेरे लिए तब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं है जब तक आप क्लास के अंदर रिस्पॉन्ड। इस बच्चे ने बोला चाहे इसने गलत आंसर दिया यार, गलत और सही का फैसला कौन करते हम, लेकिन इस बच्चे ने हिम्मत तो रखी है बोलने की कि यार सर 90 है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, नॉर्मल के साथ एंगल बनता है। फिर मेरे पास अब रे ऑप्टिक्स का दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मेरे पास कर्व्ड सरफेस होती है तो इसका नॉर्मल कहां पर होता है, ये कर्व्ड सरफेस है और ये इसका सेंटर है, इसका नॉर्मल कहां से पास होता है जरा बताओ इसके। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, जरा सोच के देखो इसका मतलब क्या हो गया, आप बहुत ध्यान से समझो। इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या हुआ, ध्यान से समझना, इसका मतलब जो लाइट यहां पर आके टकरा रही है तो इसका मतलब उसका यहां पर एक एंगल आपके पास थीटा बनेगा और वो ऐसे जाएगी, हाँ या ना। और जो लाइट आपके पास सीधी आ रही है नॉर्मल की तरफ, वो टकराकर अपने पाथ को क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी, हाँ या ना। लगी बात पता, लगी बात पता कि नहीं, बात पता लगी, कुछ समझ में आ रही है, कुछ बात दिमाग में जा रही है, कुछ बात दिमाग में जा रही है। कहने का मतलब मेरे पास अगर प्लेन सरफेस होती है, ध्यान से समझना, हम इस पॉइंट को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन बनते कैसे, क्वेश्चन आपके पास बनते कैसे हैं। ध्यान से समझिए, मेरे पास अगर कोई प्लेन सरफेस है, ध्यान से समझो, ये मेरे पास कोई प्लेन सरफेस है, अगर देखा जाए तो जो लाइट नॉर्मल टू द मिरर आती है वो बच्चा हमारे पास वैसे ही टकरा कर कहां पर चली जाती है, वापस चली जाती है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, क्योंकि जहां पर भी ये टकरा रही है तो नॉर्मल उसी लाइन के अलोंग है, नॉर्मल उसी लाइन के अलोंग है, नॉर्मल आपके पास उसी लाइन के अलोंग है। बात समझ पा रहे हो। अब ये जो हमारे पास इसका सेंटर है, नॉर्मल हमेशा स्फेरिकल बॉडी का कहां से पास होता है, उसके सेंटर में से पास होता है जब वो बॉडी रिफ्लेक्टिंग होती है। तो ये वाली बीम जो इस मिरर से टकराएगी ये तो अपने पाथ को क्या कर जाएगी, काके बताओ शाबाश, रिट्रेस कर जाएगी, हाँ या ना। ये तो टकराई, जिस रास्ते से आई वहीं पर चलेगी, रीजन इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। लेकिन इस बीम का क्या, ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पर इस सरफेस के लिए क्या बन गया बच्चे, आपके पास नॉर्मल बन गया। अब बताओ इस बीम का क्या, क्या ये बीम जब इससे टकराएगी तो क्या ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी या फिर ऐसे जाने की कोशिश करेगी, बताओ शाबाश, बताओ। क्या ये आपके पास सीधा टकरा कर पीछे चली जाएगी कि यहाँ पर अगर ये मेरे पास एंगल थीटा पे टकराई है तो एंगल थीटा पे ऊपर जाएगी। क्या लगता है बच्चे आपको, मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है प्रज्वल, क्लियर यस है, सर क्लियर है। लोकेश, रिया, भूमिका, ये बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये वाली लाइट जो होगी, अब एपर्चर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या सभी लाइट्स, क्या सभी लाइट्स बच्चे एक जैसे एंगल पे जाने की कोशिश करेगी कि अलग अलग पे, चेक कर लेते। अगर मैं यहाँ पर चलता हूं तो ये लाइट यहाँ पहुंचेगी। अब बताओ इसका नॉर्मल आपके पास कहां पर होगा, इसका नॉर्मल हमारे पास कहां से पास होगा, यहाँ से पास होगा, यस और नो। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर मेरे पास इसका एंगल आपके पास थीटा है तो क्या इसका भी एंगल थीटा होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर इसका एंगल थीटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं थीटा हो सकता, जरा बताओ मुझे, क्यों नहीं एंगल थीटा हो सकता, क्योंकि अब एंगल छोटा हो गया। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा है, यहां से लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी बच्चे बताओ शाबाश, अल्फा एंगल पे। तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है यार, हम तो समझ बैठे थे कि ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन ही बच्चे बवाल क्वेश्चन बन गया। कैसे, इसका मतलब जितनी भी लाइट इस स्फीयर के ऊपर टकरा रही है वो टकरा कर बच्चा हमारे पास जो है बच्चे वो अलग अलग एंगल पे जा रही है, वो हमारे पास क्या कर रही है, अलग अलग एंगल पे जा रही है, हाँ या ना। मतलब कि और ये एंगल सेंट्रल की लाइन तक आते आते इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, क्या लगता है आपको, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज, हाँ बोलो, डिक्रीज
क्या रहे? डिक्रीज और एग्जैक्टली डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो एंगल है वो वेरिएबल बन गया। इसका मतलब अब ये एंगल मेरे पास वेरिएबल, मैं थोड़ा सा भी नीचे आता हूं, तो एंगल पे फर्क पड़ता है, और जब एंगल पे फर्क पड़ा तो फोर्स पे तो फर्क पड़ना ही पड़ना है बच्चे, क्योंकि फोर्स इस बात पे डिपेंड करती है कि बीम कहाँ गई। सुबह का लेक्चर याद करो, बीम कहाँ गई टकरा कर, किस एंगल पे गई, बहुत तो सर अब इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेट करेंगे क्या इसे? एग्जैक्टली अब तू पॉइंट पर पहुंचा कि सर अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, नहीं करेंगे तो बुरे फंसेंगे। पॉइंट देखो, एक एक रे ऑप्टिक्स का कतरा कतरा, रे ऑप्टिक्स के अंदर यही तो समझाता है, यही कतरा कतरा करके हम चीजों को समझते हैं, हम चीजों को बहुत चबा चबा के समझते हैं। अच्छा ये चीज हो रही है, अच्छा ये चीज हो रही है, अरे सर ये तो बड़ा कमाल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, पहली बात तो मुझे ये समझ में आना चाहिए करना क्या है, इंटीग्रेशन करनी। क्यों करनी है इंटीग्रेशन? क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे आता जाता हूं तो वैसे वैसे आपका एंगल चेंज होता जाता है। चलो जी फिर डायग्राम बनाते हैं। तो मैं इस स्फीयर को दोबारा फिर से बनाता हूं। अब मेरी मंशा ये है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बिल्कुल करूंगा सॉल्व, और देखो कैसे सॉल्व होता है जरा देखते हैं। तो मेरे पास यहां पर इस तरीके से ये स्फीयर आ गया, थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में इजी रहे। तो ये हमारे पास स्फीयर आ गया, और इस स्फीयर का हमारे पास यहाँ पर काका जी एक सेंटर भी है, और इसका हमारे पास एक रेडियस भी है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास इसकी सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है, और ये हमारे पास इसका ये सेंटर आ गया, और कोई ना कोई रेडियस आ गया। तो अब होता क्या, ध्यान से समझना। इसका मतलब कि अगर मैं यहां से कोई एंगल थीटा लेता हूं, ध्यान से समझो, एंगल थीटा लेता हूं, और एंगल थीटा मैंने अगर यहां पर लिया, तो जो बीम ऑफ लाइट यहां पर आ रही है काके, वो बीम ऑफ लाइट क्या करेगी आपके पास, वो आएगी, और ये नॉर्मल तो इसके अलोंग है, ये नॉर्मल है, और ये एंगल आपके पास थीटा, तो ये भी थीटा, और टकराकर कहां पर चली जाएगी, ऊपर की तरफ, हाँ या ना, ये चलेगी ऐसे। तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ को जाऊंगा, तो मेरे पास यहां पर क्या बन जाएगा, आपके पास एंगल डी थीटा, हाँ या ना। और मैं यहां पर एक स्ट्रिप लूंगा बच्चे, जिस स्ट्रिप के ऊपर पूरी की पूरी लाइट गिर रही है, सारी लाइट। अब ये मैक्सिमम एंगल है ऊपर और नीचे, मतलब कि समझो 0 डिग्री से लेके थीटा तक जा सकता है, यहां पर भी 0 डिग्री से आप नीचे मैक्सिमम थीटा तक जा सकते हो, ये एक लिमिट बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर हम एक स्ट्रिप लेंगे सॉलिड स्फीयर की, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी लाइट क्या हो रही है, आपके पास इंसिडेंट हो रही है। ये पता लग गया आपको? ये मैंने यहाँ पर क्या ले ली बच्चे, स्ट्रिप ले ली। क्या इस स्ट्रिप का रेडियस, आर होगा? क्या इस स्ट्रिप का रेडियस आर होगा? क्या लगता है? नहीं सर, इस स्ट्रिप का रेडियस आर नहीं होगा। क्या होगा इस स्ट्रिप का रेडियस, बताओ शाबाश। इस स्ट्रिप का रेडियस क्या होगा, जरा बता सकता है कोई बच्चा? तो मेरे पास ये आर है, नीचे से निकाल लो, जरूरी नहीं है कि आप वहां पर ही आप अटके रहो। ये मेरे पास थीटा, ये आर है। तो अब आप देख लो बच्चे कि मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना, तो बताओ ये किसके बराबर होगा, तो ये आर कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ शाबाश, आर साइन थीटा। तो इस स्ट्रिप का रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा, आर साइन ऑफ थीटा। ये पॉइंट पता लग गया आपको? ये पॉइंट पता लग गया? ये पॉइंट पता लग गया? अब प्रज्वल सर दोपहर को, एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये थीटा जो है ये नीचे वाली भी लोएस्ट लिमिट थीटा है। हाँ क्योंकि हम बोलते हैं कि सिमेट्रिकल पॉइंट लेते हैं बच्चे, कि हम मान और लेते हैं ना, तभी तो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा काके। अगर मैं ऊपर अलग और नीचे अलग एंगल लूंगा, मैं तो बवाल बवाल बच जाएगा ना, हाँ या ना। मैं मान के चलता हूँ कि लाइट का मैंने एक सेक्शन लिया जो इसके ऊपर ऐसे जाकर गिर रहा है, एक इसके किसी रैंडम पॉइंट पर जाकर गिर रहा है, मैं उस पर फोर्स निकालूंगा, फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट में कर दूंगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, क्योंकि लाइट मैक्सिमम यहां तक जा सकती है ना, हाँ या ना। लाइट कहां तक जा सकती है, 90 डिग्री तक जा सकती है। हाँ तो मैं जी बाद सर, में इसको इंटीग्रेट कर दूंगा पाजी, मैं कर दूंगा इंटीग्रेट, टेंशन मत, मैं कर दूंगा इंटीग्रेट। जो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है, नहीं सर क्योंकि ये लाइट डाउट लाइट 20 पीछे नहीं जा होना सकती चाहिए ना, लाइट कहां तक जा सकती है, यहाँ तक, पीछे 80 वाले डिग्री। सेक्शन पे तो लाइट जाएगी नहीं, यहीं पर जाएगी। अगर मैं कोई आपको ग्लोब दिखाता हूँ तो आपको आधा ग्लोब नजर आता है ना, पीछे वाला तो नजर आएगा नहीं, तो लाइट सिर्फ यहाँ पर गिरेगी। क्लियर? इस पे सन वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि सन अर्थ के ऊपर अगर ऐसे फोर्स लगा रही, बताओ कि कितनी फोर्स लगेगी। तो पहले तो बताओ कि आपको रेडियस समझ में आ गई, हाँ या ना? सर रेडियस ही पूछने लगा हूँ, ये सिर्फ मतलब मैं समझा नहीं सर, रेडियस ये सॉलिड एंगल में देख रहे हैं हम या ऐसे नहीं प्लेन एंगल point- पे, अभी प्लेन एंगल पे देख रहे हो, प्लेन एंगल के ऊपर।
जब आप काटोगे तो प्लेन एंगल ही तो बनेगा ना बच्चे आपके पास, सॉलिड एंगल बनेगा तो फिर बच्चे वो पीछे भी एंगल लोगे, इसका मतलब आप स्फीयर के पीछे भी जा रहे हो, तो वो नहीं देखना अभी हमने, मैडम हमसे यहाँ पर आर और थीटा का यूज करके जो आपने स्ट्रिप बनाई है उसको आर साइन थीटा बना रहे हैं, या किस चीज को रेडियस ये वाला अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाली चीज ये जो इसका रेडियस होगा, ये आपने अगर कभी किसी भी स्फीयर को छोटे छोटे हिस्सों में काटना हो, जैसे मैंने इसको छोटे से हिस्से में ऐसे काटा, तो अब एक बात बता, अगर ये तेरे पास रेडियस आर है और मैं तुझे बोल देता हूँ कि ये एंगल थीटा है, तो इस पोर्शन का रेडियस कितने के बराबर होगा, जरा बता मुझे, बोल, ये वाला रेडियस किसके बराबर होगा? समझ गया सर, हर से वही तो चीज है, बस मैंने इसकी छोटी सी एक बड़ी सी स्ट्रिप ली है ताकि मैं देख सकूं कि इस सेक्शन पे अगर लाइट गिरती है तो कितनी फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। अब पॉइंट बच्चा हमारे पास ये, दोपहर को तेरा एक डाउट था कि एक एंगल पे सर लाइट जाती है तो आप 2p cos थीटा ले रहा था मैं, हाँ या ना, ले रहा था बच्चे, यहाँ पर भी वही है कि मेरे पास अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर P इज द मोमेंटम ऑफ द लाइट, अगर P मेरे पास मोमेंटम ऑफ लाइट है, इफ द P इज द मोमेंटम ऑफ द लाइट, अगर P बच्चा हमारे पास मोमेंटम ऑफ लाइट है, देन आपके पास चेंज इन द मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, तो ये चेंज ऑफ द मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर अगर हम देखें तो मेरे पास हमने किया था कि 2p इंटू कॉस ऑफ थीटा, 2p इंटू कॉस ऑफ थीटा, और साथ ही साथ हमारे पास E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर P इंटू सी के बराबर, ये भी हमने किया था, तो हम इसको यहाँ पर 2p की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, शाबाश बोलो, 2 इंटू आपके पास E डिवाइडेड बाई C इंटू कॉस ऑफ, आपको h बाई लैम्डा भी लिख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके पास आ सकती है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर जिस एरिया के ऊपर ये लाइट गिर रही है, जो एरिया, क्योंकि लाइट तो बच्चे पूरे एरिया पे गिरेगी, हाँ या ना, क्योंकि वो तो प्रोजेक्टेड एरिया पे गिरेगी आपके पास, द लाइट आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, द प्रोजेक्टेड एरिया, जो आपका प्रोजेक्टेड एरिया वो कितने के बराबर आ जाएगा, द प्रोजेक्टेड एरिया, जो हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया वो आपके पास किसके बराबर है, इसका रेडियस है आर साइन थीटा और विड्थ, अब देखो ना मेरे पास ये डी थीटा है, ये रेडियस आर है, तो ये कितना आ जाएगा आर आपके पास डी थीटा, तो मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर साइन थीटा इसकी सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाई इसकी विड्थ आ जाएगी आर डी थीटा, और हमारे पास इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया ये वाला सेक्शन का एरिया जिसपे ये लाइट आपके पास क्या गिर रही है, आपके पास यहाँ पर गिर रही है, ये लाइट आपके पास यहाँ पर गिर रही है, पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ के अंदर आ गया बच्चे आपको ये वाला, जी पॉइंट आपको समझ में आया, यस और नो, यस और नो, यस और नो, चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, जब हम यहाँ पर इस प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर इस पर्टिकुलर लाइट को गिराते हैं बच्चे, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। लाइट के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि लाइट जो है बच्चे वो किसी फिक्स्ड एंगल पे नहीं जा रही है, फिक्स्ड एंगल पे नहीं जा रही है, वो आपके पास सेंट्रल लाइन की तरफ अगर हम जाते हैं डिक्रीज है फिर इंक्रीज हो जाती है, हाँ ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है, ये 90 डिग्री तक आपके पास जा सकती है, 90 डिग्री तक ये हमारे पास 90 डिग्री तक जा सकती है, लेकिन बच्चा हमारे पास इसका कोई फिक्स आपके पास पॉइंट नहीं है, तो मेरे पास मोमेंटम भी आ गया। अब एनर्जी आपके पास क्या होती है, अगर हम बोलें दे एनर्जी जो हमारे पास इंसिडेंट होती है, तो एनर्जी इंसिडेंट का फॉर्मूला बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनर्जी आपके पास इंसिडेंट होगी E that will be equal to intensity of the light multiplied by आपके पास एरिया DA into cos of theta into the time आपके पास डेल्टा T, ये कैसे आ गया। अब बच्चा बोलता है सर ये कैसे आ गया, आपने DA की जगह ये छोटे से एरिया को DA cos थीटा क्यों लिया, आंसर है प्रोजेक्टेड एरिया, हमारे पास हमेशा हम प्रोजेक्टेड एरिया की बात करते हैं। एक चीज बताओ, अगर मेरे पास मान लिया जाए कि कोई भी एरिया इस तरीके से इंक्लाइंड हो, ध्यान से समझिए, ये मेरे पास एरिया, और इस एरिया के लिए मेरे पास यहाँ पर फ्लक्स, आपको पता है ना फ्लक्स कैसे निकालते हैं, हाँ या ना,
फ्लक्स कैसे निकालते हैं? ये मेरे पास यहाँ पर एरिया ए है और ये एंगल थीटा। अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है तो आप इस एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेते हो? ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हो कि ए साइन थीटा वाला? शाबाश बताओ। जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चलती है, बताओ कौन सा आप एरिया लेते हो? ए कॉस थीटा वाला कि ए साइन थीटा वाला? बोलो। कॉस थीटा, क्योंकि वो प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड एरिया जिसको ये नॉर्मली बच्चा हमारे पास क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास जो भी आपके पास एरिया आया उसका प्रोजेक्टेड एरिया आपके पास क्या आ जाएगा? डी ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टेड एरिया आ गया। तो ये मेरे पास एनर्जी इंसिडेंट। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। देयरफॉर मेरे पास अब बताओ कि चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर आ गया? 2/c। ए की जगह बच्चा हमारे पास क्या आ गया? आई डी ए। तो डी ए मेरे पास यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? डी ए विल बी इक्वल टू 2 इंटू आर स्क्वेयर साइन ऑफ थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। तो मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई आपके पास कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी टी। ये मेरे पास यहाँ पे डी टी आ गया। अब बताओ फोर्स किसके बराबर होती है? शाबाश बताओ, फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स किसके बराबर होती है? जरा बताओ मुझे, फोर्स किसके बराबर होती है भाई? बताओ शाबाश। फोर्स किसके बराबर होती है भाई? फोर्स आपके पास क्या होती है? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ द टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो बताओ अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आपके पास आई पाई इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर ली। अगर मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा ले लूं तो यहाँ पर बताओ आपके पास क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? I will get this as sin of 2 theta into d theta। मैंने इस 2 के साथ एक फॉर्मूला बना दिया। तो अब हमारे पास ये आगे फोर्स, क्या ये फोर्स कंप्लीट फोर्स होगी? नहीं, ये फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी? जिसको हम DF की फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज टू बी द एलिमेंट्री फोर्स। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी? एलिमेंट्री फोर्स। नाउ दिस इज द एलिमेंट्री फोर्स। अब ये मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्री फोर्स है। अब मुझे इस एलिमेंट्री फोर्स को क्या करना है? कैलकुलेट करना। अब देखिए, क्या इस फोर्स का मेरे पास यहाँ पर जो कंपोनेंट है, देखिए हमारे पास जो फोर्स आपके पास निकल रही है वो फोर्स आपके पास यहाँ पे डीएफ आ रही है। तो इस डीएफ को निकालने का तरीका आपके पास क्या आ जाएगा? अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पे डीएफ निकालने का तरीका आपके पास क्या आ जाएगा? इफ वी कैन राइट डाउन, तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? डीएफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 आई पाई इंटू आर स्क्वेयर बाई सी साइन ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर मुझे मेडिकल वाले बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि उन्होंने इस लेवल की इंटीग्रेशन नहीं की होती है। देखिए, हमको सारे तरह के क्वेश्चंस लेने, हमको इजी क्वेश्चंस भी लेने हैं, टफ भी लेने हैं। तो ये एफ मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगी? 2 आई पाई इंटू आर स्क्वेयर बाई सी। और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगी? साइन ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? साइन ऑफ 2 थीटा इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा? डी थीटा। अब बताओ इसकी साइन की आपके पास क्या होती है बच्चे? साइन की आपके पास क्या होती है? सर बोल बोल लिमिट्स बोल बच्चे बोल। लिमिट्स नहीं पुट करनी इसमें अभी? अभी पुट करते हैं, पहले साइन की इंटीग्रेशन तो पता क्या होती है? माइनस कॉस। माइनस कॉस हो जाती है। और यहाँ पर साइन 2 थीटा है तो क्या हो जाएगी? बोल शाबाश। माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगी और माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो इसको 0 डिग्री से π/2 के बीच में बच्चे वैल्यू डाल दे। जरा देख कितनी आ जाती है वैल्यू? 2 इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वेयर बाई सी। और हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई, अब बता बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास? तो माइनस ऑफ, माइनस को अगर तू चेंज कर देगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? बता शाबाश। कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट्स को चेंज कर दे। ऊपर आप 0 ले जा, नीचे π/2। जल्दी लिमिट लगाकर बता। ये 2 से 2 आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसिल। जल्दी बता दे क्या आंसर आ जाएगा? तो मेरे पास आ जाएगा आई पाई आर स्क्वेयर बाई सी। लिमिट डाल दे, कितना आ जाएगा?
तो cos ऑफ 0 कितना होता है? cos ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ cos ऑफ बच्चा हमारे पास 2 इंटू पाई बाई 2, तो जल्दी बता दे कितना आ जाएगा? cos ऑफ पाई कितना होता है बच्चा हमारे पास? cos ऑफ पाई कितना होता है? -1, तो 1 माइनस -1 2 आ जाएगा, तो जल्दी बता दे इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 2i पाई r स्क्वायर बाई c, ये फोर्स इस पे लग जाएगी। तो ये फोर्स हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर आपके पास लग जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा, मैंने बताया कि आपके पास, अच्छा चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर टीचर पूछेगा तो वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते। तो ये अब हमको पता होना चाहिए, हमारा फोटोन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम कल या जब भी हमारी क्लास होगी, जब हम उसमें शुरुआत करेंगे बच्चे, तो हम शुरुआत करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। आपका वर्क फंक्शन क्या चीज होती है, वर्क फंक्शन किसका सबसे ज्यादा किसका सबसे कम होता है, उसका मतलब क्या है, और उससे रिलेटेड क्या क्या अच्छे न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है? बहुत बेस्ट क्वेश्चन बनेगा। क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और बच्चा आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई क्वेश्चन बन सकता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता है, जिसमें वो बोलता है एक लिमिट के बाद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक लिमिट के बाद इलेक्ट्रॉन्स के निकलना बंद हो जाते हैं। वो लिमिट कैसे तय करोगे, वो कैसे पता लगेगा, वो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सो अभी के लिए इतना ही करते हैं। हाँ प्रज्वल बोल बच्चे। सर मैं पूछना था सर, आप कल वाला टेस्ट परसों कर सकते हो? कौन से वाला बच्चे? फुल लेंथ वाला? हाँ जी, ग्रेविटेशन तक वाला बेटा जो था। क्योंकि +1 का भी ये साथ में जाना, +1 के स्कूल के पेपर होने वाले, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ मेरे लिए इतनी ही है और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके स्कूल के पेपर होने वाले, उनका ये पेपर हो गया तो हो गया। आप अगर देखना चाहते हो बच्चे तो आप, अगर नहीं देखना चाहते हो तो आपको परसों दे देंगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि आप ही अकेले बोल रहे हो, बाकी कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो ठीक इस वजह से आप बाद में दे देना बच्चे, ठीक है, है सर। ऑनेस्टी के साथ।